नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित। प्रत्येक दिन की भांति, हर रोज की भांति आज भी मैं आप सब लोगों के समक्ष करंट अफेयर लेकर अवेलेबल हूं, उपलब्ध हूं। और इस करंट अफेयर के माध्यम से मैं दो तरह की बातों को करता हूं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। जहां ट्रेडिशनल के अंतर्गत जो बातें फैक्ट के रूप में या फिर कॉन्सेप्ट के रूप में अस्थायी है, वहीं नॉन ट्रेडिशनल के तौर पर वो चीजें मतलब कि चेंजेबल है, वो परिवर्तनीय है, दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जैसे राज्य जो निकलते हैं, ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे 3 सब्सक्राइबर, पहले व्यक्ति का नाम चंद्र कुमार, दूसरे व्यक्ति का नाम उदय कुमार और अंतिम तथा तीसरे व्यक्ति का नाम जितेंद्र कुमार, जिन्होंने ये प्रश्न का उत्तर बताया। और कमेंट बॉक्स में आप भी इसको देख सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने बताया कि आर्टिकल 3 यानी संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो विधि के द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। और नए राज्यों का निर्माण करने के साथ ही साथ राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। उन तीनों ही व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी व्यक्ति हमारे लास्ट तक चैनल को देखेगा और देखने के पश्चात वो क्वेश्चन को क्रिएट करेगा, डेफिनेटली कोई ना कोई परीक्षा उसका निकलना तय है, चाहे बीपीएससी हो या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर मतलब कि एसआई हो, एनटीपीसी हो, कोई भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विधान परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। जी हाँ, विधान परिषद जो कि विधानमंडल का उच्च सदन होता है, और विधान परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये जो पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है, वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि मतलब वहां की वर्तमान मुख्यमंत्री जिनका नाम ममता बनर्जी है, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री वहां बनी है। उन्होंने ये घोषणा किया है कि जो मतलब कि पश्चिम बंगाल है वो मतलब एक सदनीय है। एक सदनीय मतलब कि सिर्फ वहां पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन अगली बार ये विधान परिषद होने जा रहा है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताने का प्रयास करेंगे कि विधान जो परिषद होता है उनका कार्यकाल कितना होता है। और ये मतलब पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल से संबंधित हम बहुआयामी पक्षों को देखेंगे, यानी पश्चिम बंगाल से संबंधित अलग अलग पक्षों को हम देखेंगे। हम पहले पक्ष की तरफ ध्यान देते हैं, संवैधानिक, यानी पश्चिम बंगाल को हम संविधान से जोड़ते हैं, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद राजधानी कोलकाता, कोलकाता जो राजधानी है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है। अगला सीएम कौन है, मतलब ममता बनर्जी है, और ये तीसरी बार ममता बनर्जी सीएम बनी है। अगला प्रश्न है गवर्नर, जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ है। जैसा कि एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नर होता है वो आरबीआई का भी गवर्नर होता है। तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है, उस गवर्नर के लिए राज्यपाल शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर जो गवर्नर लिखा हुआ है, इसके लिए राज्यपाल नामक शब्दों का प्रयोग होता है। तो जो गवर्नर है पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, राज्यसभा की जो सीट है उसकी संख्या 16, लोकसभा की जो सीट है जिसको निम्न सदन बोलते हैं उसकी संख्या 42, और जो विधान सभा है जिसको निम्न सदन बोलते हैं, और विधानसभा के सदस्यों को हम लोग एमएलए बोलते हैं, और वो उसकी संख्या 294। थोड़ा विधान परिषद से संबंधित कुछ बातों को हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाहेंगे और उसको संविधान से जोड़ने का मैंने प्रयास किया है कि जो विधानमंडल होता है, उस विधानमंडल दो तरह का होता है, एक सदनीय और द्विसदनीय। एक सदनीय कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सिर्फ एक सदन में एमएलए बैठेंगे, यानी आपके जो मतलब कि एक क्षेत्र होगा आपका विधानसभा क्षेत्र, वो सिर्फ एमएलए बैठेंगे। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर वहां पर तो उस विधानमंडल में एमएलए के साथ साथ एमएलसी बैठेंगे। तो आते हैं, देखते हैं। जो एक सदनीय व्यवस्था है ये भारत में मतलब कि 22 राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है, पहला का नाम पुदुचेरी और दूसरा का नाम है दिल्ली, जैसे कि आपको जानकारी होगा। लेकिन जो 22 राज्य हैं, वो 22 राज्यों का नाम मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन 6 राज्यों का मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ कि जो 6 राज्य हैं, उन 6 राज्यों में द्विसदनीय है, यानी 2 सदन है, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद। इसको हम एमएलए बोलते हैं और एमएलसी बोलते हैं उसके कैंडिडेट को। हम देखते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो कहाँ कहाँ है। तो पहला है बिहार, दूसरा है यूपी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा तेलंगाना, अंतिम जो छठा है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। यानी ये इन 6 राज्यों में मतलब कि जो 6 राज्य हैं
बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है और बाकी जो 28 राज्यों में 22 राज्य बच जा रहे हैं उसमें एक सदनीय व्यवस्था है। उन्हीं 22 राज्यों में जो पश्चिम बंगाल है उसमें एक विधान परिषद की बात की जा रही है। यदि वो बनता है तो 7वां विधान परिषद वाला वह स्टेट पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि ये ममता बनर्जी के द्वारा ये कदम इसलिए उठाया गया कि जो ममता बनर्जी हैं वो नंदीग्राम से विधानसभा के चुनाव हार चुकी हैं जो अबरी बार हुआ, और नंदीग्राम में उनको भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया और वो विधानसभा में जब हार गई तो 6 महीना के अंदर किसी भी परिषद या विधानसभा में सदस्य आपका होना है। और जो वहां पर पश्चिम बंगाल है वहां पर विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, तो इसीलिए ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है भविष्य को ध्यान में रखते हुए। और आगे हम अलग मतलब कि संवैधानिक पक्षों के अलावे अलग हम पश्चिम बंगाल से जोड़ते हैं पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता। पर्यावरण जो कि विश्व पर्यावरण दिवस आपको मैं बता दूं कि 5 जून को मनाया जाता है। जो जैव विविधता होता है ये 22 मई को मनाया जाता है। और इको सिस्टम जो होता है इसको पारिस्थितिकी बोलते हैं। यूपीएससी 2015 के प्रश्न में पीटी में प्रश्न ये पूछा जा चुका है। तो जो ये पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता है इसको 2 भागों में मैंने बांटा है, नेशनल पार्क और सेंचुरी। नेशनल पार्क के अंतर्गत सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, और जो सेंचुरी है वो है चपरमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कह रहा है कि चपरमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक सेंचुरी है। चलते हैं हम अगले पक्ष की तरफ पश्चिम बंगाल के, वो पक्ष है विविध। विविध के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में पूरे भारत में ये पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अधिक भिखारी हैं और यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से इसकी मैं तुलना कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर नोबेल पुरस्कारों की संख्या बहुत ज्यादा भारत में मिली हुई है। पहला जो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्र में इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। और अमर्त्य सेन को 1999 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस समय इनको भारत रत्न मिला हुआ था। अभिजीत बनर्जी जो कि हाल ही में 2019 के नोबेल मतलब कि पुरस्कार उनको मिला हुआ था और वो भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन तथा अभिजीत बनर्जी, इन तीनों ही व्यक्तियों का संबंध पश्चिम बंगाल से। एक और यहाँ पर जानकारी में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी में बता दूं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनका जन्म और अमर्त्य सेन दोनों का जन्म स्थली जो है एक ही जगह पर हुआ है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अमर्त्य सेन का नाम मतलब कि रखा था अमर्त्य सेन। तो मैंने चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कि SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ऑप्शन बी VNSC, ऑप्शन सी IS, यहाँ पर मेरा गलती हो गया है, ISR इसरो, और ऑप्शन डी JAX से जाक्सा। यानी ऑप्शन ए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट जिसने लॉन्च किया यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। यानी ये जो इसका संबंध है किससे है? USA से है, यानी अमेरिका से है। और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसके द्वारा अभी हाल ही में SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। VNSC ये किस देश का मिसाइल है? ये है वियतनाम का। ISRO इसरो किस देश का स्पेस एजेंसी है, मतलब कि जो मिसाइल को सैटेलाइट को लॉन्च करती है, इसरो किस देश का है? ये इंडिया का है। और जो ये JAX है ये किसका है? ये जापान का है। तो मतलब कि आपको जो नासा है NASA ये USA का है, और एक और एजेंसी है उसका नाम है स्पेस एक्स, वो भी मतलब कि निजी एजेंसी है, उसकी निजी एजेंसी USA की है, और उसके अंतर्गत बहुत सारे सैटेलाइट को मतलब स्पेस में लॉन्च किया जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। जो महाराष्ट्र सरकार है वह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो कि महाराष्ट्र में निर्मित जो भी वस्तुएं हैं उनको मतलब कि निर्यात किया जा सके, उसको एक्सपोर्ट किया मतलब कि एक्सपोर्ट करने के दौरान बहुत सारी चीजों को वहां पर करने के लिए वहां पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को लॉन्च किया गया है।
और कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को लॉन्च करने वाला एक बैंक है, उस बैंक का नाम है नाबार्ड। महाराष्ट्र से संबंधित बहुपक्षीय ध्यान रखते हैं कि संविधान से इसको जोड़ते हैं महाराष्ट्र को, तो मतलब कि संवैधानिक दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो राजधानी मुंबई, वहां के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। और उसके बाद गवर्नर जो राज्यपाल है वहां के, गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। वहां की राज्यसभा की जो सीट है, जो कि उच्च सदन कहलाता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब संसद होता है उसमें 3 लोग मिलकर बनते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, अंतिम जो तीसरा है वो लोकसभा। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है उसकी सीट कितनी है, 19 है। लोकसभा की सीट की संख्या 48 है। और महाराष्ट्र जो है वो द्विसदनीय है। मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया कि जो द्विसदनीय है वो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो कि निम्न सदन बोला जाता है उसकी संख्या 288 है, और विधान परिषद जिसको उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा की तरह, उसकी संख्या है 78। और यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो, या फिर टेलीकॉम से संबंधित हो, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित वाले बहुत सारे इसमें हैं। उसका भी यहाँ पर मुख्यालय मेन है वो मुंबई में है। ये देखते हैं बार्क जिसका संबंध है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बी से और ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च और सी से सेंटर। यानी आप जानकारी आपको होगा कि भाभा परमाणु जो रिसर्च अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, मुंबई में उसका मुख्यालय है। तो बार्क का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, मतलब कैपिटल रेगुलेटर है। अगला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही शब्द आपको अर्थ जागरण, यानी आप हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हो, दैनिक जागरण पेपर पढ़ते हो, आज तक पढ़ते हो, कोई भी पेपर पढ़ते हो, उस पेपर में आप देखेंगे कि NSE और BSE इकोनॉमिक वाले जो अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है पेपर का, उसके ऊपर दिया रहता है और वो अपडेट रहता है। अगला है BCCI, यानी ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और ये भारत की है। इन सभी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। आपको जानकारी के लिए बता दूं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2021 में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया। मई 2021 में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया। ये जो चमन लाल गुप्ता हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? हमारा पहला ऑप्शन है ए लेखक, बी राजनीति, सी खिलाड़ी और डी चिंतक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी राजनीति। इनका संबंध किससे है? चमन लाल गुप्ता का राजनीति से है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एंटी यहाँ पर गलत लिखा गया है, एंटी कोविड मेडिसिन 2DG किसने लॉन्च किया? एंटी कोविड मेडिसिन 2DG किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी बार्क और ऑप्शन डी ICMR। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO। DRDO जो कि एक रक्षा अनुसंधान है, और ये रक्षा सामग्री जैसे इंडियन आर्मी हुआ, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या तमाम जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या फिर अन्य चीजों के लिए रक्षा सामग्री को मतलब कि निर्मित करता है, उसका नाम DRDO है। तो DRDO के द्वारा एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च किया गया है। DRDO से संबंधित कुछ फैक्ट को यहाँ पर ध्यान देते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और यहाँ पर जो इसके चेयरमैन है वो J सतीश रेड्डी, इसके जो चेयरमैन कहें या फिर अध्यक्ष कहें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महासागर निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया? महासागर निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी सिंगापुर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन, यानी चीन के द्वारा अभी हाल ही में महासागर निगरानी उपग्रह मतलब कि लॉन्च किया गया है। उपग्रह के बारे में मतलब कुछ मैं बात बता दूं। जो उपग्रह होता है वो 2 तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल होता है और एक जो होता है वो मतलब कि नेचुरल होता है। जो नेचुरल उपग्रह होता है वो कुछ अलग किस्म का होता है, जो आर्टिफिशियल होता है वो अलग किस्म। जो आर्टिफिशियल उपग्रह है उसी उपग्रह को मतलब कि PSLV और GSLV के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसको हम लोग बाढ़ के लिए, सूखा के लिए, रक्षा के लिए, कृषि के लिए, अन्य अनुसंधानों के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि बता दूं। सबसे पहले ये चीजें हैं कि जो उपग्रह होता है वो ग्रह का चक्कर लगाता है, और जो ग्रह होता है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है,
और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन जो चंद्रमा है वो उपग्रह है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया? फिर एक बार प्रश्न को रिपीट कर दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल और ऑप्शन डी अमित शाह। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। आपको जानकारी होगा कि 2020 में वर्तमान सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय का मतलब कि नया नाम डाल दिया गया। पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और उसी समय एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई भारत में, जिसका नामकरण इस प्रकार हुआ 5+3+3+4। फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, 5+3+3+4। इसी के माध्यम से अब आपकी शिक्षा दीक्षा होगी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न, उस प्रश्न संख्या 8वां है। पहले भारतीय जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीता। पहले भारतीय जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जुडो कराटे में होता है जीता। ऑप्शन ए अर्जुन सिंह भुल्लर, ऑप्शन बी जगदीश थापर, ऑप्शन सी तोमर राय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुन सिंह भुल्लर। अर्जुन सिंह भुल्लर के द्वारा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खिताब जीता गया और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां, ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट्स यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया पुस्तक। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट्स यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहित यूसुफ, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार, ऑप्शन डी अमित शाह। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहित यूसुफ। मोहित यूसुफ के द्वारा ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट्स यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया में किस प्रकार से यूएस ने मतलब मैनेजमेंट करते हुए क्राइसिस को पैदा किया इन्वायरमेंट से संबंधित, इससे यह प्रश्न आया हुआ है। चलते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। मोक्टर ओने प्रधानमंत्री बने, एक व्यक्ति हैं उनका नाम है मोक्टर ओने। ये किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी मलेशिया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा माली। माली देश के नए प्रधानमंत्री का नाम मोक्टर ओने है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया। ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रोडिन, ऑप्शन बी जैक जैक्सन, ऑप्शन सी हेमली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रोडिन। चार्ल्स ग्रोडिन जो कि अमेरिकी अभिनेता है और इनका हाल ही में निधन हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत तक देखने के पश्चात आप इसको देखेंगे, इसमें एनालिसिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि 12वां प्रश्न है कि 1250 करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत पैकेज, 1250 करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत पैकेज की घोषणा किस राज्य ने की? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गोवा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा 1250 करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत पैकेज की घोषणा की गई है। आइए कर्नाटक से संबंधित बहुपक्षीय बातों को ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो पक्ष है वो संवैधानिक है। इसकी राजधानी बेंगलुरु। इसकी जो सीएम है वी.एस. येदियुरप्पा, जो गवर्नर राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला, और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है उसकी सीटों की संख्या 12 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है, विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 224 है। चलते हैं भौगोलिक पक्ष की तरफ, जो कि कर्नाटक। एक तरफ मैंने नदी लिखा हुआ है और एक तरफ मैंने बांध लिखा हुआ है। आप इसमें ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नदी है उस नदी का नाम हेमावती, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी। तो जो हेमावती नदी है, इस हेमावती नदी पर जिस बांध का निर्माण किया गया है उस बांध का नाम है हेमावती बांध। कृष्णा नदी पर जिस बांध का निर्माण किया गया है उस बांध का नाम है अलमाती। तुंगभद्रा नदी पर जिस बांध का निर्माण किया गया है उस बांध का नाम है तुंगभद्रा। और कावेरी नदी पर जिस बांध का निर्माण किया गया है, डैम का निर्माण किया गया है, उस डैम का बांध का नाम है कृष्णा राज सागर। चलते हैं पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता, उसमें एक पक्ष को ध्यान में रखते हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता वाले सेक्शन में हम दो प्रकार की चीजों को देखेंगे। पहला नेशनल पार्क और दूसरा सेंचुरी। जो नेशनल पार्क है इसमें 3 और जो सेंचुरी है इसमें 3। तो चलते हैं, जो नेशनल पार्क है इसमें पहला हम देखेंगे
पहला नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा कुदेरमुख नेशनल पार्क, तीसरा बानेर घट्टा नेशनल पार्क, और जो सेंचुरी है वो भी 3 है, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो अंतिम है उसका नाम है दान देली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और चलते हैं हम लोग इसी प्रकार अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 1 दिसंबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 18 मई। 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस मनाया गया। प्रश्न यह उठता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपको 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और आगे जो 4 फरवरी है ये इसको कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी को हम पूरे विश्व के स्तर पर मनाते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है हिट कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? हिट कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी यूपी और ऑप्शन डी एमपी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार, यानी बिहार सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप मतलब कि लॉन्च किया गया है। चलते हैं हम ये देख लें कि बिहार से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लें। सबसे पहले संवैधानिक पक्ष, इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई और ये 22 मार्च 1912 से संबंधित 66वीं बीपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है। आगे चलते हैं राजधानी पटना, जो सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर यहाँ के फागू चौहान, आरएस यानी राज्यसभा की जो सीट है पूरे बिहार में वो 16 है और जो लोकसभा की सीट है उसकी संख्या 40 है। वीपी यानी विधान परिषद की संख्या 75 है और विधानसभा की मतलब की संख्या 243 है। यहाँ पर पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के दृष्टिकोण से यदि हम इसको बिहार को देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजर्व है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसको शॉर्टकट में आप अक्सर न्यूज़पेपरों में पढ़ा करेंगे वीटीआर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बाघों की संख्या जो है वो पूरे मतलब कि बिहार में 31 है और 70% जो बाघ है पूरे विश्व का भारत में है और 31 यहाँ पर है। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या आप ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश, लेकिन टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में उसमें अवस्थित है। यहाँ पर मैं जानकारी आपको बता दूं कि जो बिहार है वो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल मतलब कि 12वां स्थान पर आता था, लेकिन 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ, जब आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य जब अलग हुआ तो तब मतलब कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया और तेलंगाना का जो स्थान हो गया वो 12वां हो गया। इस प्रश्न को आप मिस नहीं कीजिएगा। पहले जो बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से था वो 12वां था, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ तो तेलंगाना का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां हो गया और बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कि 13वां हो गया 2 जून 2014। और यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद मतलब कि 3 का